बच्चों की हालत देखकर अमरनाथ जी की भी आंखों में आंसू आ गए। लगता था कई दिनों से वे नहाए नहीं और उनके कपड़े भी नहीं बदले गए थे। दादी बोली, मुझसे जितना बन पड़ता है मैं उतना ही कर सकती हूँ। प्रज्ञा को तो सिवान से ही फुर्सत नहीं मिलती। अगर आप बुरा ना माने तो हम इन्हें अपने साथ ले जाते हैं। इसमें बुरा मानने की क्या बात है, ये अच्छे से पल जाए, मैं तो इतना ही चाहती हूँ। अच्छा होता आप रजत से भी पूछ लेते। उससे क्या पूछना है, वह 2 दिन के लिए बाहर गया हुआ है, फिर उन्हें छोड़ने कौन जाएगा। अच्छा होगा कि आप ही इन्हें अपने साथ ले जाए। शिवांश की मुँह दिखाई कर वे इशिता और सलाका को लेकर लौट आए। प्रज्ञा ने उन्हें रुकने तक के लिए नहीं कहा और ना ही खाने के लिए पूछा। बच्चों की हालत देखकर उन्हें बड़ा तरस आ रहा था। अनायास ही इस समय उन्हें त्रिशाला याद आ गई थी। रजत के आ जाने पर माँ ने उसे पूरी बात बता दी। रजत को शायद ऐसे ही मौके का इंतजार था। उसे भी अब अपनी बेटियां बोझ स्वरूप लगने लगी थी। प्रज्ञा तो पहले ही उन्हें यहाँ रखने के खिलाफ थी। मौके का फ़ायदा उठाते हुए वह बोला, वे अपनी मर्जी से बच्चों को लेकर गए हैं तो आगे से मैं भी उन्हें लेने नहीं जाऊंगा। वे मेरे लौटने का इंतजार कर सकते थे। प्रांजलि उनके लौट आने से बहुत खुश थी। उनके बिना उसे घर भी बड़ा सोना सोना लग रहा था। अमरनाथ जी ने भी मन बना लिया था कि अब वे सीता और सलाका को रजत के पास नहीं भेजेंगे। एक ही महीने में फूल सी बच्चियों की क्या हालत हो गई थी। पढ़ाई लिखाई वे सब भूल गए थे। त्रिशाला अपनी 2 निशानियां इशिता और सलाका उनके पास छोड़ गई थी। अमरनाथ जी ने फिर से स्कूल में एडमिशन करा दिया और उनकी पढ़ाई पर ध्यान देने लगे। वे दोनों पढ़ने में बहुत होशियार थी। प्रांजलि भी बड़ी लगन से अपनी पढ़ाई कर रही थी। वह बहुत अच्छे नंबरों से एमएससी की पढ़ाई पूरी कर अब बीएड कर रही थी। मौसी के साथ बैठकर वे दोनों भी पढ़ाई करने लगी। अमरनाथ जी खुद भी एक शिक्षक थे। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। उनके पास अपने पुरखों की काफ़ी ज़मीन जायदाद थी। पुश्तैनी घर पर किसी चीज़ का अभाव ना था। शहर से लगे इस कस्बे में सभी सुविधाएं थी। उस दिन के बाद से ना तो रजत ने उनके लिए कोई खर्चा भेजा और ना ही कभी उनसे मिलने आए। बस कभी कभार फ़ोन पर जरूर बात कर लेता। बेटिया का पिता से रिश्ता अब इतना ही रह गया था। बीएड करने के साल भर बाद प्रांजलि की नौकरी लग गई थी। घर से 40 किलोमीटर की दूरी पर उसका कॉलेज था। वह रोज़ इतनी दूर घर से जाती आती। सीता और सलाका के बगैर उसे भी कहीं अच्छा नहीं लगता था। वे दोनों अपनी हर छोटी बड़ी बात उसी के साथ बांटती। नौकरी लग जाने पर अब वह उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर देती। उन दोनों को भी मौसी से बहुत ज़्यादा लगाव था। अमरनाथ जी ने अच्छा सा लड़का देख कर प्रांजलि का रिश्ता पक्का कर दिया था। लड़का दिल्ली में नौकरी करता था। यह जानते हुए कि प्रांजलि नौकरी के लिए उत्तराखंड से बाहर कभी नहीं जा सकती, तब भी लड़की वाले शादी के लिए राजी थे। जल्दी ही अमरनाथ जी ने उसके हाथ पीले कर दिए। इस बार बेटी की शादी में उनमें वह उत्साह न था जितना त्रिशाला की शादी में था। शादी के बाद वह मात्र 1 महीने ही ससुराल रही। इसके बाद नौकरी की वजह से वापस मायके चली आई। शादी के 2 साल बाद प्रांजलि ने आर्यन को जन्म दिया। उसकी देखभाल के लिए घर पर रमा थी। प्रांजलि के पति विवेक ने कई बार चाहा कि वह नौकरी छोड़कर उसके साथ दिल्ली आ जाए, लेकिन वह नौकरी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। उसकी इच्छा का मान करते हुए उन्होंने कुछ बोलना ही छोड़ दिया। रमा ने भी उसे समझाया, बेटी ऐसे कब तक मायके में रहेगी, अपने लिए अलग घर की व्यवस्था कर लो, जिससे तुम्हारे ससुराल वाले भी जब जी चाहे तुम्हारे पास आ सके। माँ, मेरे बेटे आर्यन को वहाँ कौन देखेगा, मैं उसे अकेले नहीं संभाल सकती। यहाँ पर तुम भी हो और इशिता और सलाका भी है, जिनकी मदद से वह अच्छे से पल रहा है। प्रांजलि, तुझे अपने पति के बारे में भी सोचना चाहिए। तुम जहाँ नौकरी करती हो वहाँ अलग घर की व्यवस्था कर लोगी तो आर्यन की देखभाल के लिए तुम्हारी सास भी आ जाएगी और विवेक भी आता रहेगा। यहाँ जहाँ आने में उन लोगों को झिझक होती होगी। तुम्हें यह बात समझनी चाहिए। हर कोई चाहता है कि उसकी एक जमी जमाई गृहस्थी हो, उसका अपना परिवार उसके साथ हो। माँ, इन बातों को छोड़ो। मैं विवेक को अच्छी तरह से जानती हूँ। वे वैसा कुछ नहीं सोचते जैसा तुम सोच रही हो। उन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं और मुझे उनसे। वह अपने मम्मी पापा के साथ खुश है और मैं अपने मम्मी पापा के। आपको क्या परेशानी है? मुझे कोई परेशानी नहीं, बस तुम्हें अपने अनुभव की बात बता रही हूँ। प्रांजलि माँ
की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। मम्मी पापा और इशिता और शलाका के साथ उसे इस घर में जितनी सुविधा थी उतनी उसे कहीं नहीं मिल सकती थी। यह उस पर काम की कोई जिम्मेदारी थी ही नहीं। रमा भी अपनी ओर से ठीक कर रही थी। अब उनके अपने बेटे व्योमेश की भी गृहस्थी हो गई थी। ऐसे में इन सब के साथ उसकी पत्नी शिखा कभी कभी छोटी बातों को लेकर खींच जाती थी। इस वजह से रमा बेटी को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह समझने को राजी नहीं थी। कुछ समय बाद शलाका ने एमए पास कर लिया था। रजत को बेटियों से कोई मतलब नहीं था। नाना और मामा ने अच्छा सा घर देखकर उसकी शादी पक्की कर दी। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और इसका थर्ड भाग नेक्स्ट कहानी में सुनने को मिलेगा। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।